1970 की फिल्म भाई हो तो ऐसा एक हिंदी एक्शन फिल्म है जिसे मनमोहन देसाई ने निर्देशित किया था। फिल्म का निर्माण ए.के. नाडियाडवाला ने ए.के. मूवीज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर के तहत किया था। फिल्म में जितेंद्र, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म का संगीत सोनिक ओमी ने तैयार किया था। अपने समय की फिल्मों की तरह इसमें परिवार, रिश्ते, धोखा, संपत्ति, भाईचारा, बदला और एक्शन को मिलाकर कहानी आगे बढ़ाई गई है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक ही कहानी के अंदर दो अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। एक तरफ परिवार के अंदर चल रहा लालच और विश्वासघात है, तो दूसरी तरफ भाई के लिए भाई का त्याग और अपने परिवार को बचाने का जज्बा है। फिल्म का नाम ही अपने आप में कहानी की सबसे बड़ी भावना को सामने रख देता है। आखिर भाई हो कैसा हो? ऐसा भाई जो अपने परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दे, अपने भाई की गलती को भी सह ले और जरूरत पड़ने पर अपने ही नाम और पहचान को पीछे छोड़कर सच्चाई के लिए लड़ जाए। कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े और संपन्न ठाकुर से होती है। ठाकुर के पास धन दौलत है, जमीन जायदाद है और समाज में उसका सम्मान भी है। उसके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा राम है और छोटा बेटा भरत। दोनों भाई एक ही घर में पले बड़े हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। राम शादीशुदा है, लेकिन अपनी पत्नी गायत्री के प्रति ईमानदार नहीं है। वह मुन्नीबाई नाम की एक वेश्या के पास जाता रहता है। दूसरी तरफ भरत बिल्कुल अलग तरह का इंसान है। वह सीधा है, परिवार की इज्जत को समझता है और अपने पिता की बात को बहुत महत्व देता है। वह अभी शादीशुदा नहीं है और उसके विवाह की बात रूपा से चल रही है। यहाँ फिल्म बहुत जल्दी हमें बता देती है कि असली संघर्ष सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं आने वाला। असली परेशानी घर के अंदर ही है। एक पिता अपने दोनों बेटों को देख रहा है। उसे पता है कि बड़ा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, जबकि छोटा बेटा परिवार की जिम्मेदारी समझता है। ठाकुर अपने बड़े बेटे राम को उसकी गलतियों के लिए डांटता है। वह चाहता है कि राम अपनी जिंदगी सुधारे और परिवार की इज्जत का ध्यान रखे, लेकिन राम अपने पिता की बात समझने के बजाय अपनी आदतों में फंसा हुआ है। उसे धन चाहिए, आराम चाहिए और अपनी मर्जी की जिंदगी चाहिए। उसके लिए परिवार की जिम्मेदारी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी अपनी इच्छाएं पूरी करना। यही अंतर आगे चलकर दोनों भाइयों के बीच बहुत बड़ा संघर्ष पैदा करता है। एक दिन ठाकुर राम को अनुशासन में लाने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है और उसकी गलत हरकतों पर नाराज होता है, लेकिन इस तनाव के बीच ठाकुर को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। यह घटना पूरी कहानी एकदम बदल देती है। ठाकुर की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि इतनी बड़ी संपत्ति और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब किसके हाथ में जाएगी। ठाकुर ने अपनी संपत्ति का प्रशासन अपने छोटे बेटे भरत और बहू गायत्री के हाथ में छोड़ दिया। यही फैसला राम और उसके मामा यानी मामाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहां से कहानी में लालच खुलकर सामने लगता है। राम को लगता है कि संपत्ति पर उसका अधिकार होना चाहिए। वह बड़ा बेटा है, इसलिए उसे लगता है कि उसे सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन ठाकुर ने जो फैसला किया है उसके कारण भरत और गायत्री संपत्ति की जिम्मेदारी संभालते हैं। राम और मामाजी भरत पर दबाव डालते हैं कि वह संपत्ति उनके नाम कर दे। भरत ऐसा करने से मना कर देता है। वह जानता है कि पिता ने जो जिम्मेदारी उसे दी है उसके पीछे कोई कारण था। भरत संपत्ति को अपनी निजी चीज नहीं मानता, वह इसे परिवार की जिम्मेदारी समझता है। यही फिल्म का एक अच्छा पहलू सामने आता है। भरत को सिर्फ एक बहादुरी एक्शन करने वाला आदमी नहीं बनाया गया है। वह पहले एक जिम्मेदार इंसान है। वह धन के पीछे नहीं भागता, वह परिवार को बचाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ राम और मामाजी की सोच धीरे धीरे और खराब होती जाती है। जब भरत किसी भी हालत में संपत्ति छोड़ने को तैयार नहीं होता, तब दोनों उसके खिलाफ साजिश करने लगते हैं। उनका मकसद अब केवल संपत्ति हासिल करना नहीं रहता। वे भरत को रास्ते से हटाने की योजना बनाते हैं। भरत संयोग से उनकी बात सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि उसका अपना भाई ही उसे मारने की योजना बना रहा है। यह कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। सोचिए, जिस भाई के साथ आपने बचपन बिताया, जिसके साथ एक ही घर में बड़े हुए, वही भाई आपकी जान लेने की योजना बना रहा है। भरत के सामने अब दो रास्ते हैं। वह अपने भाई का सामना कर सकता है या फिर उसकी योजना को समझकर कोई भी दूसरा रास्ता निकाल सकता है। भरत दूसरा रास्ता चुनता है। वह राम की योजना के साथ जाने का फैसला करता है। बाहर से ऐसा लगता है जैसे भरत ने हार मान ली है, लेकिन वास्तव में वह कुछ और सोच रहा है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी मौत का नाटक करने की योजना को स्वीकार कर लेता है। यह फैसला कहानी को एक अलग दिशा में ले जाता है। भरत की कथित मौत के बाद परिवार को लगता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती। भरत एक दूसरे आदमी की पहचान अपनाता है। यह आदमी है डॉक्टर मंगल सिंह, जो भरत का हमशक्ल है। यही फिल्म का सबसे बड़ा ड्रामेटिक मोड़ है। अब भरत अपने पुराने रूप में वापस नहीं आता, वह मंगल सिंह बनकर लौटता है। यहाँ से फिल्म में पहचान, रहस्य और बदले का खेल शुरू हो जाता है। एक तरफ अगर के लोग समझ रहे हैं कि भरत मर चुका है, दूसरी तरफ भरत खुद मंगल सिंह के रूप में वापस आ चुका है। उस काम का मकसद किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना नहीं है। वह अपने परिवार के अंदर छिपे लालच को खत्म करना चाहता है और अपने पिता की छोड़ी हुई जिम्मेदारी को बचाना चाहता है। यह कहानी उस समय की लोकप्रिय हिंदी फिल्मों के ढांचे को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करती है। बेटा, एक गलत रास्ते पर चला गया भाई, संपत्ति के पीछे भागते रिश्तेदार, एक साजिश, नकली मौत और फिर एक नई पहचान। दर्शक को लगातार यह जानने की उत्सुकता रहती है कि अब मंगल सिंह क्या करेगा और परिवार को कब पता चलेगा कि भरत वास्तव में जिंदा है। जितेंद्र के लिए यह भूमिका काफी दिलचस्प है, क्योंकि उनके किरदार में एक साथ दो अलग अलग रंग हैं। भरत के रूप में वह शांत, संस्कारी और जिम्मेदार नजर आते हैं, वहीं मंगल सिंह के रूप में उनका अंदाज ज्यादा कठोर और रहस्यमय हो जाता है। दोनों रूपों में फर्क दिखाना कहानी के लिए जरूरी था और फिल्म इसी अंतर से काफी मनोरंजन पैदा करती है। शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार भी कहानी में महत्वपूर्ण है। उनके अभिनय में वह तेवर दिखाई देता है जो उस दौर के खलनायक या नकारात्मक किरदारों में अक्सर देखने को मिलता था। वह सिर्फ साधारण विरोधी नहीं लगते, बल्कि उनके किरदार में लालच और चालाकी दोनों दिखाई देते हैं। हेमा मालिनी की मौजूदगी फिल्म को भावनात्मक संतुलन देती है। उस समय की फिल्मों में नायिका का किरदार अक्सर कहानी के परिवार वाले हिस्से से जुड़ा रहता था और यहाँ भी ऐसा ही है। लेकिन गायत्री सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, वह उस परिवार की बहू है और उसके सामने भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भरत की अनुपस्थिति के बाद घर की स्थिति उसके लिए आसान नहीं रहती। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका सीधा और साफ संघर्ष है। दर्शक को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सही है और कौन गलत। भरत परिवार के लिए खड़ा है, जबकि राम और मामाजी संपत्ति के लालच में गलत रास्ते पर जाते हैं। ये साफ विभाजन उस दौर के व्यावसायिक सिनेमा की पहचान था, लेकिन यही बात आज के नजरिए से फिल्म की एक कमजोरी भी बन सकती है। आज के दर्शक शायद ये सवाल पूछें कि इतने बड़े फैसले केवल बातचीत और पारिवारिक दबाव के आधार पर कैसे लिए जा रहे हैं। कानून, संपत्ति के कागज और पुलिस जैसी चीजों को कहानी बहुत गहराई से नहीं देखती। फिल्म का उद्देश्य कानूनी यथार्थ दिखाना नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और मसालेदार पारिवारिक कहानी सुनाना है। फिल्म का दूसरा बड़ा आकर्षण इसका हमशक्ल वाला विचार है। हिंदी फिल्मों में डबल रोल और हमशक्ल की कहानियां कोई नई बात नहीं रही हैं, लेकिन जब उन्हें सही समय पर इस्तेमाल किया जाता है तो वे मनोरंजन बढ़ा देती है। यहाँ भरत का मंगल सिंह बनकर वापस आना कहानी में रहस्य पैदा करता है। दर्शक के मन में लगातार यह सवाल रहता है कि क्या परिवार कभी भरत को पहचान पाएगा? क्या राम को सच पता चलेगा? क्या गायत्री को मालूम होगा कि भरत जिंदा है? और सबसे बड़ी बात, क्या भरत अपने भाई को माफ करेगा या उससे बदला लेगा? फिल्म की दिलचस्प बात यह है कि भरत का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं है, वह व्यवस्था को ठीक करना चाहता है। यही उस किरदार को थोड़ा अलग बनाता है। वह आसानी से राम को खत्म कर सकता था, लेकिन वह अपने परिवार की स्थिति को समझना चाहता है। इसमें भाईचारे की भावना भी काफी मजबूत है। फिल्म का शीर्षक सिर्फ नाम नहीं है। भरत का चरित्र इस विचार को आगे बढ़ाता है कि सच्चा भाई वह होता है जो अपने भाई की गलती के बावजूद परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या राम के अपराधों को सिर्फ भाई होने के कारण माफ कर देना सही है? फिल्म इस सवाल का पूरा जवाब नहीं देती, वह भावनात्मक रास्ता चुनती है। यही वजह है कि फिल्म का ड्रामा कभी कभी बहुत ज्यादा नाटकीय लगता है। आज की फिल्मों में शायद ऐसे घटनाक्रम को ज्यादा वास्तविक तरीके से दिखाया जाता, लेकिन व्यावसायिक सिनेमा के संदर्भ में यह तरीका बिल्कुल स्वाभाविक था। मनमोहन देसाई की शैली में कहानी को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश दिखाई देती है। वह एक घटना को बहुत देर तक खींचने के बजाय अगली परेशानी सामने रख देते हैं। पिता की मौत, संपत्ति का विवाद, साजिश, भरत की नकली मौत, मंगल सिन्हा की एंट्री और फिर पहचान का रहस्य, ये सब मिलकर फिल्म को लगातार गति देते हैं। फिल्म की एक और अच्छी बात यह है कि कहानी सिर्फ एक्शन पर निर्भर नहीं रहती। परिवार के रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। भरत और उसके पिता का रिश्ता, राम और भरत का रिश्ता, गायत्री की स्थिति और परिवार के अंदर संपत्ति को लेकर पैदा हुआ तनाव कहानी को भावनात्मक आधार देते हैं।
अगर केवल एक्शन होता तो फिल्म बहुत साधारण हो सकती थी, लेकिन पारिवारिक संघर्ष के कारण दर्शक किरदारों परिणाम को लेकर उत्सुक रहता है। संगीत भी उस समय की फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। सोनिक ओमी का संगीत कहानी के माहौल के साथ चलता है। उस दौर की फिल्मों में गाने सिर्फ बीच में आने वाले हिस्से नहीं होते थे, वे किरदारों की भावनाओं और कहानी के माहौल को आगे बढ़ाने का काम भी करते थे। फिल्म के संगीत में वही पुराना हिंदी सिनेमा वाला स्वाद मिलता है, जिसमें धुन, भावनाएं और मनोरंजन एक साथ चलते हैं। आज जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो कुछ चीजें पुरानी लग सकती है। कहानी का नैतिक ढांचा बहुत सीधा है, अच्छा आदमी अच्छा है, किरदारों के बीच ग्रे एरिया कम है, लेकिन यही इसकी शैली भी है। फिल्म अपने समय के दर्शक से नहीं कहती कि हर रिश्ते को जटिल तरीके से समझो। वह साफ तौर पर बताती है कि लालच परिवार को तोड़ सकता है और त्याग परिवार को बचा सकता है। फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद ही है कि यह भाईचारे को सिर्फ शब्दों में नहीं दिखाती। भरत अपने जीवन को खतरे में डालकर परिवार को बचाने की कोशिश करता है। वह अपनी पहचान तक छोड़ देता है। यह बहुत बड़ा त्याग है, लेकिन इसी फिल्म का एक बड़ा कमजोर पक्ष भी है। भरत का इतना बड़ा फैसला बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। अगर वह सच में अपनी मौत का नाटक करता है तो उसके बाद परिवार पर क्या असर पड़ेगा, इस पर फिल्म ज्यादा समय नहीं देती। खासकर गायत्री की मानसिक स्थिति को और विस्तार से दिखाया जा सकता था। राम का चरित्र भी और मजबूत लिखा जा सकता था। अगर उसकी कमजोरी और लालच के पीछे कोई व्यक्तिगत कारण दिखाया जाता तो कहानी और गहरी बन सकती थी, लेकिन फिल्म उसे मुख्य रूप से विरोधी ताकत के रूप में इस्तेमाल करती है। मामाजी भी कहानी को आगे बढ़ाने वाले साजिश करता है। उनका किरदार कहानी में तनाव पैदा करता है, लेकिन वह बहुत ज्यादा परतों वाला किरदार नहीं बन पाता। फिर भी इस तरह की फिल्म को उसी समय के नजरिए से देखना चाहिए। वनगेंज सीवीटी की व्यावसायिक हिंदी फिल्म से आज की तरह की मनोवैज्ञानिक गहराई की उम्मीद करना सही नहीं होगा। उस समय दर्शक कहानी में भावनाएं, एक्शन, परिवार, गीत और नाटकीय मोड़ चाहता था। भाई हो तो ऐसा इन चीजों को मिलाकर मनोरंजन करने की कोशिश करती है। फिल्म में एक और दिलचस्प बात है कि भरत को मरने के बाद एक अलग पहचान मिलती है। यह केवल मेकअप पड़ों का बदलावन ही है, यह उसके जीवन का दूसरा चरण है। भरत अपने पुराने जीवन से बाहर निकलकर मंगल सिन्हा के रूप में अपने परिवार को देखता है। इससे कहानी में एक तरह का भावनात्मक अंतर पैदा होता है। वह अब घर का बेटा नहीं है, वह बाहर से देखने वाला व्यक्ति है, इसलिए वह उन लोगों के असली चेहरे देख सकता है जिन्हें वह पहले अपने परिवार का हिस्सा मानता था। यह विचार फिल्म का सबसे मजबूत नाटकीय हिस्सा हो सकता था, और अगर इसे और विस्तार दिया जाता तो फिल्म और प्रभावशाली बन सकती थी। मंगल सिन्हा के रूप में भरत को अपने परिवार के सामने रहकर अपनी भावनाओं को छिपाना पड़ता है। यह स्थिति अपने आप में बहुत तनाव पैदा करती है। किसी भी आदमी के लिए यह आसान नहीं होगा कि वह अपने ही घर में अजनबी बनकर रहे और देखे कि उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। भरत के लिए यह भी मुश्किल है क्योंकि उसे अपने भाई की साजिश का असर मालूम है। यहीं से फिल्म का भावनात्मक सवाल सामने आता है। क्या परिवार खून के रिश्ते से बनता है या व्यवहार से? राम भरत का भाई है, लेकिन उसने उसके खिलाफ साजिश की। दूसरी तरफ भरत अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को मिटा देता है। इस तुलना में फिल्म साफ तौर पर बताती है कि रिश्ता केवल खून का नहीं, इसमें जिम्मेदारी और विश्वास का भी होता है। फिल्म का शीर्षक इसी विचार को मजबूत करता है। अगर हम अभिनय की बात करें, जितेंद्र फिल्म की रीढ़ है। भरत और मंगल सिन्हा के बीच उनका बदलाव कहानी जरूरी है। उनके शांत हिस्सों में एक अलग भाव दिखाई देता है और मंगल सिन्हा वाले हिस्सों में उनका अंदाज ज्यादा आक्रामक हो जाता है। यह दोहरी भूमिका फिल्म को मनोरंजन देती है। हेमा मालिनी अपने समय की बड़ी स्टार थी और उनकी उपस्थिति फिल्म की आकर्षण शक्ति बढ़ाती है। उनके किरदार को शायद आज के हिसाब से और मजबूत लेकिन जो भूमिका दी गई है उसमें वह भावनात्मक पक्ष संभालती है। शत्रुघ्न सिन्हा का व्यक्तित्व पर्दे पर अपने आप असर डालता है। उनके संवाद बोलने का तरीका और चेहरे का भावनात्मक किरदार को अलग पहचान देता है। फिल्म का एक और फायदा यह है कि कहानी बहुत कठिन भाषा में ही कही गई, संवाद सीधे हैं। दर्शक आसानी से समझ सकता है कि कौन क्या चाहता है और समस्या क्या है। पुराने सिनेमा को आज भी समझने में यही सरलता मदद करती है, लेकिन कुछ जगहों पर यही सीधापन कमजोरी बन जाता है। घटनाएं कभी कभी बहुत सुविधाजनक तरीके से आगे बढ़ती है। किसी पात्र को जो जानकारी चाहिए वह उसे ठीक समय पर मिल जाती है। कोई संयोग कहानी को अचानक दूसरी दिशा में ले जाता है। आज के दर्शक इसे थोड़ा बनावटी मान सकते हैं, फिर भी फिल्म का मूल भाव मजबूत है। परिवार की संपत्ति के लिए भाई का भाई के खिलाफ हो जाना, फिर उसी भाई का परिवार को बचाने के लिए अपनी पहचान बदल लेना, यह विचार भावनात्मक रूप से असर करता है। फिल्म में एक्शन भी उसी दौर की शैली में है। आज के दर्शकों को इसमें आधुनिक तकनीक वाला एक्शन नहीं मिलेगा।
लेकिन पुराने हिंदी सिनेमा के एक्शन की अपनी अलग पहचान थी। मारपीट का मकसद केवल रोमांच पैदा करना नहीं होता था, बल्कि न्याय की ताकत और न्याय के पक्ष में उसकी लड़ाई दिखाना भी होता था। फिल्म की खूबियों में सबसे पहले इसकी पारिवारिक भावना आती है। दूसरा फायदा इसका तेज घटनाक्रम है। तीसरा फायदा जितेंद्र का दोहरा किरदार है। चौथा फायदा हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकारों की मौजूदगी है। पांचवां फायदा है कि कहानी में भावनाओं और एक्शन का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। कमियों की बात करें तो कहानी कई जगहों पर बहुत सुविधाजनक गति है। भरत की नकली मौत और मंगल सिन्हा की पहचान वाला हिस्सा आज के नजरिए से अविश्वसनीय लगता है, में ज्यादा गहराई नहीं है। गायत्री की भूमिका को भी ज्यादा विस्तार मिल सकता था। इसके अलावा कुछ घटनाएं जल्दी जल्दी आती हैं, जिससे उनके भावनात्मक प्रभाव को पूरी तरह महसूस करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इन कमियों के बावजूद फिल्म को पूरी तरह खारिज करना ठीक नहीं होगा। पुराने हिंदी सिनेमा को समझने के लिए ऐसी फिल्में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें उस समय के दर्शकों की पसंद दिखाई देती है। परिवार, संपत्ति, त्याग, बदलाव और भाईचारा उस दौर की लोकप्रिय फिल्मों के मुख्य विषय थे। फिल्म का सबसे यादगार विचार यह है कि भाई अपने परिवार के लिए अपनी पहचान तक छोड़ सकता है। भरत को अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख ही मिलता है कि उसके खिलाफ साजिश करने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। फिर भी वह पूरी तरह नफरत में नहीं बदलता। उसका उद्देश्य परिवार को बर्बाद करना नहीं बल्कि सही रास्ते पर लाना है। यही वजह है कि फिल्म का नाम कहानी के साथ ही का बैठता है। आज के समय में अगर कोई दर्शक भाई हो तो ऐसा देखता है तो उसे इसे एक पुराने जमाने की मसाला फिल्म के रूप में देखना चाहिए। अगर कोई बहुत वास्तविक कहानी, आधुनिक मनोविज्ञान या तार्किक घटनाओं की उम्मीद लेकर बैठेगा तो उसे कुछ बातें अजीब लग सकती है। लेकिन अगर वह इसे 1970 के मनोरंजन सिनेमा की शैली में देखेगा तो इसमें कई दिलचस्प बातें मिलेंगी। फिल्म हमें यह भी बताती है कि पैसा परिवार को जोड़ नहीं सकता। पैसा अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो वही परिवार को तोड़ सकता है। ठाकुर ने संपत्ति छोड़ी, लेकिन उसके जाने के बाद वही संपत्ति भाइयों के बीच दुश्मनी का कारण बन गई। भरत के लिए संपत्ति जिम्मेदारी है, जबकि राम के लिए वह अधिकार और लालच का साधन बन जाती है। यही फर्क दोनों भाइयों के चरित्र को अलग करता है। अंत में फिल्म की भावना बहुत सीधी है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी रिश्ते में सच्चाई और त्याग बचा हुआ है तो उसे पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं होता। भरत का संघर्ष इसी विश्वास पर टिका है। भाई हो तो ऐसा आज की नजर से शायद हर जगह परफेक्ट फिल्म नहीं लगती। इसकी कहानी में कई पुराने जमाने की बातें हैं। कुछ घटनाएं बहुत नाटकीय हैं और कुछ किरदारों को ज्यादा गहराई नहीं मिलती, लेकिन फिल्म में एक साफ दिल वाला भाव है। यह भाईचारे को केवल बोलकर नहीं बल्कि एक किरदार के त्याग के जरिए दिखाने की कोशिश करती है। जितेंद्र की मौजूदगी, हेमा मालिनी का आकर्षण, शत्रुघ्न सिन्हा का व्यक्तित्व, सोनी कौमी का संगीत और मनमोहन देसाई की मसाला फिल्म वाली प्रस्तुति इसे अपने समय की एक खास फिल्म बनाते हैं। अगर फिल्म को एक लाइन में कहना हो तो मैं यही कहूंगा कि ये एक ऐसे भाई की कहानी है जो अपने ही घर में धोखे का शिकार होने के बाद भी अपने परिवार को खत्म करने के बजाय उसे बचाने का रास्ता चुनता है। और शायद इसी वजह से फिल्म का नाम भी इतना सीधा और याद रहने वाला है, भाई हो तो ऐसा।